प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो हिंदी की व्याकरण है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर व्याकरण आपके सिलेबस देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में जो है व्याकरण का कौन कौन से पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले आपके शब्द निर्माण, जिसमें आपके उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव रहेगा, जो कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है परसर्ग या कारक ने का क्रिया पर प्रभाव, ये भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद वाक्य रचना, जिसमें सरल और संयुक्त वाक्य, ये आपके 3 नंबर के रहेंगे। इसके बाद है पर्यायवाची, विलोम शब्द और श्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये आपके 3 नंबर के रहेंगे। और इसके बाद जो है आपके मुहावरे, ये आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से आपके ये 5 टॉपिक है और टोटल 15 नंबर की आपकी हिंदी की व्याकरण है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है शब्द निर्माण की बात करते हैं। शब्द निर्माण में आपके देखिए को क्या, एक तो उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करेंगे। तो देखिए, एक तो आपसे उपसर्ग की परिभाषा पूछी जाती है और कोई उपसर्ग आपसे बनवाए जाते हैं शब्द। तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि ये शब्दांश क्या होते हैं, किसी भी शब्द के आरंभ में यानी कि स्टार्टिंग में जुड़ते हैं और उस शब्द का जो है अर्थ परिवर्तन जो है कर देते हैं, ये किस क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर देखिए, क्रम, जैसे मान लो क्रम एक शब्द है, इसके आरंभ में अनु, परा, वि, प्र उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्रम, अनु जोड़ेंगे तो अनुक्रम बनेगा, परा जोड़ेंगे तो पराक्रम बनेगा, वि जोड़ेंगे तो विक्रम बनेगा और प्र जोड़ेंगे तो प्रक्रम शब्द बनते हैं। उपसर्ग से जुड़े इन शब्दों के अर्थ में क्रम शब्द के अर्थ से परिवर्तन आ गया है या विशेषता आ गई है। इसी प्रकार हार शब्द के प्रारंभ में आ जोड़ दें, वी जोड़ दें, प्र जोड़ दें, उप जोड़ दें, सम जोड़ दें, उपसर्ग जोड़ने से क्रमशः आहार, विहार, प्रहार, उपहार, संहार शब्द की रचना होती है। उपसर्ग जुड़कर बने इन शब्दों का अर्थ जो है हार शब्द से क्या है, भिन्न है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्या, उपसर्ग की परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण। अब हम बात करते हैं कि आपसे जो है एक क्वेश्चन आपसे ये कर लिया जाता है कि संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं। तो देखिए, संस्कृत के मुख्य रूप से 22 उपसर्ग होते हैं। इनमें से एक आध को छोड़कर शेष सभी का प्रयोग जो है हिंदी में होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए ये टिक मार्क कर रखे हैं। आप केवल उन्हीं उपसर्गों को जो है आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे आपके दे रखे हैं गाइड में, लेकिन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पर जो है टिक लगा रखा है। इसके अलावा भी अगर आप और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर हम बात करें उपसर्ग की, अति उपसर्ग की, इसका अर्थ जो है अधिक होता है। और शब्द रूप की बात करें तो क्या क्या आपके बन सकते हैं, जैसे अत्यधिक है, अतिरिक्त है, अतिशय है, अत्युक्ति है, अतिचार है, अत्यंत है, अतिक्रमण है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि अति उपसर्ग से कोई 2 शब्द लिखिए या कोई 3 शब्द लिखिए। तो आप जैसे लिख दोगे कि अति यानी कि अत्यधिक है, अतिरिक्त है, अतिशय है, इस तरह से 2-3 शब्द आपसे पूछेगा। या आपको जैसे मान लो उसने दे दिया कि अत्यधिक, तो इसमें आपसे उससे पूछ लिया कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताओगे अति धन अधिक, तो अत्यधिक ये आपका जो है उपसर्ग रहेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी तरह से जो है हमारा अगला है, अगला उपसर्ग अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। तो इसके शब्द क्या बन जाएंगे, अनुज है, अनुचर है, अनुकरण है, अनुगामी है, अनुसरण है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर जो है सारे इंपॉर्टेंट पर जो है टिक मार्क लगा रखे हैं। आप इनको कर लेना, क्योंकि हम एक एक पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इसकी जो PDF है हम आपको जो है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको आसानी से याद कर लेना। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ से इसके हर टॉपिक के जो है, जैसे इंग्लिश में हमने क्वेश्चन लिए वैसे हमने हिंदी में भी क्वेश्चन लिए हैं। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 4-4 शब्द बनाइए। जैसे अनु दे रखा है तो अनु के हम 4 शब्द क्या लिखेंगे, अनुसार, अनुक्रम, अनुज और अनुगामी। अव दे रखा है तो अब के 4 शब्द अवकाश है, अवगत है, अवनति है, अवतार है। इस तरह से आप ये शब्द बना लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर इसने पूछा है निम्नलिखित शब्दों में जो उपसर्ग लगे हैं उन्हें बताइए। जैसे अलंकार है, अलंकार में देखिए अलम उपसर्ग लगा है। उत्साह है, उत्साह में उत उपसर्ग लगा है।
इस तरह से आपको ये बताने हैं। अब इसके बाद हम प्रत्यय की बात करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रत्यय की परिभाषा की बात करें तो ये एकदम उपसर्ग के उल्टे हैं। यानी कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, जबकि प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, जैसे देख लो, रंग में अगर हम ईला जोड़ दें तो क्या हो जाता है, रंगीला हो जाता है। अगर लघु शब्द में हम औ प्रत्यय जोड़ें तो लाघव हो जाएगा, और लोहा में हम आर जोड़ दें तो लोहार हो जाता है। तो इस तरह से ये। और इसके बाद देखिए हम संस्कृत के प्रत्यय की बात करें तो देखिए संस्कृत के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। उपसर्ग कितने थे, 22 प्रकार के थे, लेकिन जो प्रत्यय वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कर्दंत और एक तद्धित। अब हम आपको केवल यहाँ पर डायरेक्ट जो है इस तरह से प्रत्यय बताएंगे। देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पर ये प्रत्यय दे रखे हैं और इससे निर्मित शब्द दे रखे हैं, तो आपको इनकी परिभाषाओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको ऊपर ऊपर के जो ये शब्द आपको याद कर लेते हैं। जैसे मान लो उसने अव दे दिया कि अव शब्द से के प्रत्यय से 2 या 3 शब्द बनाओ, तो देखिए अव से क्या क्या बनेंगे, लाघव बनेगा, गौरव बनेगा, पाटव बनेगा। इस तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे राघव बना दो। और त्व से महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, ये देखिए प्रत्यय हैं, इस वजह से ये शब्द के अंत में हमें दिखने चाहिए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमने टिक मार्क लगा रखे हैं, तो आप इनको कर लेना, इसकी PDF में देख लेना आप वहाँ पर, और आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्रत्यय थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम देखेंगे विशेषण, और विशेषण में आपसे क्या पूछा जाता है, लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। विशेषण क्या होते हैं, देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि कोई संज्ञा या सर्वनाम है तो उसमें क्या विशेषता है, काला है, गोरा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, हरा है, पीला है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे हम बात करें कि मोहन अच्छा बालक है, अब यहाँ पर देखो मोहन एक संज्ञा है और अच्छा ये क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इनकी अच्छा बालक है। जैसे रमा ने पीली साड़ी पहन रखी है, तो देखिए रमा संज्ञा है और इसने पीली, यानी कि ये इस साड़ी है उसकी यहाँ पर विशेषता बताएगी कि साड़ी कौन सी है, पीली है। बाजार से पाव भर दही लाओ, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, अब यहाँ पर ऊंचा ये विशेषता है। इन वाक्यों में अच्छा, पीली, पाव भर और ऊंचा शब्द क्या है, विशेषण है। ये क्रमशः मोहन, साड़ी, दही और हिमालय की विशेषता बता रहे हैं। अब इसके बाद देखो, जैसे हमारे पास एक काली गाय चर रही है, वह 1 किलो फल लाया, बुद्धिमान छात्र सदा सफल होते हैं। अब देखो इन वाक्यों में काली, 1 किलो और बुद्धिमान ये क्या चीज़ें हैं, विशेषण है, क्योंकि ये किसी भी संज्ञा की जो है विशेषता बता रहे हैं। जैसे गाय, फल और छात्र विशेष से हैं क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई है। इसके बाद देखिए हम विशेषण के भेद की बात करें तो विशेषण के देखिए मुख्य रूप से जो है 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक वाचक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम गुण की बात करें तो गुणवाचक विशेषण की, तो ये क्या होते हैं, जो शब्द किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा ही नाम में इसकी परिभाषा है, जैसे मान लो यह सुंदर गाय है, यह लाल फूल है, उमाकांत चतुर विद्यार्थी हैं। तो देखो इन वाक्यों में सुंदर, लाल व चतुर शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। इसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे लिंग और वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, और वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, तो इनका जो है विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपके 3 नंबर का टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिंग का विशेषण पर प्रभाव देखते हैं। देखिए विशेषण का लिंग निर्धारण या उसके विशेष से, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के लिंग के अनुसार होता है। इसके कुछ सामान्य नियम है, हम देखते हैं। देखिए जैसे मान लो यदि मूल विशेषण आकारांत हो तो वह स्त्रीलिंग विशेष्य के अनुसार इकारांत हो जाता है। जैसे यह अच्छा लड़का है, तो इसका ये पुल्लिंग में है, तो स्त्रीलिंग में ये क्या बनेगा, यह अच्छी लड़की है। यह भोला बालक है, ये हमारा पुल्लिंग है, तो यह भोली बालिका है, यह हमारा क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे देखो
यदि मूल विशेषण अकारांत नहीं है तो विशेष्य चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, इसका विशेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब वह अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे मान लो वह अत्यंत सुंदर युवा है, तो ये पुल्लिंग है, और वह अत्यंत सुंदर युवती है, ये इसका स्त्रीलिंग है। इसके बाद देखिए एक नियम आपका क्या कहता है कि यदि विशेषण में प्रत्यय लगा हो और वह आकारांत नहीं भी हो तो भी लिंग के अनुसार विशेषण का प्रत्यय रूप बदला जाता है। जैसे गुणवान पुत्र, तो इसका क्या हो जाएगा गुणवती पुत्री, बुद्धिमान बालक बुद्धिमती बालिका, और आदरणीय पिताजी का आदरणीय माताजी। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं इसके। तो क्वेश्चन में आप देखना कि रेखांकित विशेषण का वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे यहाँ दे रखा है अच्छा कवि कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अच्छे कवि कौन है। इस तरह से ये 6 क्वेश्चन है, तो आप 6 क्वेश्चन का आंसर आप देख लेना। इसके बाद एक टॉपिक और है आपके कि परसर्ग या कारक ने का क्रिया पर प्रभाव। तो देखिए सबसे पहले हम परसर्ग की परिभाषा देखते हैं कि परसर्ग क्या होते हैं। देखिए वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। जैसे मान लो देखिए परसर्ग को कारक चिन्ह अथवा विभक्ति भी कहा जाता है। जैसे देखिए शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, अब यहाँ पर ने और को ये जो है हमारे कारक हैं। इस देखिए इन वाक्यों में ने को तथा की के द्वारा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ा गया है, इसलिए परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह है। इसके बाद हम कारक की बात कर लेते हैं। तो देखिए कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। और कारक हिंदी में कारक 8 माने जाते हैं। प्रत्येक कारक के लिए परसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर देखो जैसे कारक है हमारा कर्ता, तो कर्ता का अर्थ किसमें हम यूज करते हैं ने में, या कोई भी चिन्ह नहीं। कर्म को हम को यानी कि या कोई भी चिन्ह नहीं, करण इससे हम करते हैं से या द्वारा या के साथ। इसके बाद है संप्रदान यानी कि के लिए या को, और अपादान हम से, ये अलग होने के अर्थ में। जैसे कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है, जैसे मान लो कि पेड़ से जो है फल गिर रहा है या फल अलग हो रहा है, तो वहाँ पर हम अपादान कारक हम यूज करेंगे। इसके बाद संबंध है का की के, अधिकरण यानी कि मैं पर, और संबोधन हे अरे ओ अजी, ये हमारे कारक है और ये हमारी विभक्ति चिन्ह है। अब देखिए परसर्ग जो ने है उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए परसर्ग ने का प्रयोग कर्ता कारक में होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने मीठा फल खाया, मैंने खाना खा लिया था, और लता दूध पीती है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि इन वाक्यों में मोहन ने तथा मैंने तथा ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु लता दूध में परसर्ग ने लुप्त है अर्थात उसका प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरह परसर्ग ने का कभी प्रयोग नहीं होता है और फिर भी उसका कर्ता कारक रूप बना रहता है। परसर्ग ने का क्रिया पर क्या प्रभाव रहता है, यह क्रिया के स्वरूप से प्रज्ञात हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखिए वैसे तो क्रिया आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी कई जगह पर क्रिया पूछी जा सकती है, तो इस वजह से हम क्रिया और क्रिया के रूप हम कर लेते हैं। तो क्रिया की परिभाषा की बात करें तो जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, रामू सोता है, बच्चा खेल रहा है। इन वाक्यों में पढ़ता है, सोता है और खेल रहा है क्रिया के बोधक है और इनके कार्य होने का बोध हो रहा है। अब इसके बाद हम क्रिया के भेद की बात करें तो देखिए क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अब हम सकर्मक और अकर्मक कैसे हम पहचानेंगे, तो सकर्मक की परिभाषा देखिए, जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह की क्रिया में कर्म अवश्य रहता है, जैसे रमाकांत पुस्तक पढ़ता है और बालक दूध पीता है। या आप इस तरह भी इसको चेक कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन ये जो वाक्य दे रखे हैं इसमें हमें क्या और किसको इसका अर्थ जो है यानी कि इसका आंसर जो है हमें मिल जाना चाहिए। जैसे हम इसमें देखते हैं रमाकांत पुस्तक पढ़ता है, तो क्या
तो क्या का अगर हम अर्थ देखें तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि रमाकांत क्या पढ़ता है, यानी कि पुस्तक पढ़ता है। और रमाकांत किसको पढ़ता है, तो रमाकांत पुस्तक को पढ़ता है। बालक दूध पीता है, इसमें भी देखें बालक क्या पीता है, बालक दूध पीता है। बालक किसको पीता है, बालक दूध को पीता है। तो इस तरह से भी आप जो है सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। इसके बाद अकर्मक की बात करें तो जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण की बात करें, सुरेश सोता है, घोड़ा दौड़ता है, वह गिरता है। अब इसमें देखिए जो है यहाँ पर हमें कर्म नहीं दिख रहा है। जैसे मान लो कि अब इसमें क्या और किसको, इसका जो है आपको आंसर नहीं मिलेगा। देख लेते हैं, देखिए सुरेश किसको सोता है, सुरेश क्या सोता है, इसका आंसर हमारे पास है ही नहीं, तो ये हमारी सीधी सीधी अकर्मक क्रिया हो जाती है। इसके बाद देखिए परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव। अब देखेंगे हम कि परसर्ग जो ने परसर्ग है उसका क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो परसर्ग ने सदा कर्ता के साथ ही आता है। इसके प्रयोग से क्रिया के रूप में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। इसके कुछ नियम इस प्रकार है। देखो इसके नियम क्या है कि कर्ता की क्रिया ने के प्रयोग के कारण सदा भूतकाल की होती है। जैसे राम ने रावण का संहार किया, राम ने रावण का संहार किया था, या राम ने रावण का संहार किया होगा। इसके बाद देखो कर्ता के साथ ने आने से क्रिया सदैव सकर्मक होती है। जैसे देखो जैसे बालक ने दूध पिया, गांधी जी ने अन्याय का विरोध किया, रमाकांत ने पत्र पढ़ा। और परसर्ग ने का प्रयोग होने पर क्रिया सदा कृतवाच्य में होती है। जैसे देखो जैसे है सुधा से गिलास टूट गया, या सुधा ने गिलास तोड़ दिया। पाकिस्तान से भारत जीत गया, या पाकिस्तान को भारत ने जीत लिया। इसके बाद देखिए अगला क्या है, अकर्मक क्रिया होने पर परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात ने के प्रयोग से क्रिया सकर्मक ही प्रयुक्त होती है। जैसे मान लो गुरुजी ने आगमन किया, या गुरुजी आए। भिखारी ने आत्म प्रार्थना की, भिखारी आत्म प्रार्थना करने लगा। इसके बाद है कि हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं इसके। तो निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता के साथ परसर्ग ने लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यह इसके क्वेश्चन है, आप इसके आंसर देख लेना, यहाँ पर भी है। इसके बाद आता है हमारे पास वाक्य रचना। इसमें आपके सरल और संयुक्त दो तरह के वाक्य आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, और सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य की परिभाषा ये आपसे जो है पूछी जाती है। तो वाक्य की परिभाषा हमारे पास क्या होगी, देखिए पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले एवं विशेष क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वास्तव में बोलने या लिखने का पूरा अभिप्राय जिस शब्द समूह से प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे मान लो रमा प्रतिदिन विद्यालय जाती है, वर्तमान में महंगाई उत्तरोत्तर बढ़ रही है। ये वाक्य के, अब हम वाक्य के भेद की बात करते हैं। देखिए वैसे तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के इसके भेद होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 ही दे रखे हैं, सरल या साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो हम केवल ये 2 को ही पढ़ेंगे। देखिए सरल वाक्य की परिभाषा देखते हैं हम, सरल या साधारण वाक्य। तो देखिए जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल सोता है, वह पुस्तक पढ़ता है। इसमें देखिए राहुल एक ही है, पुस्तक भी या वह एक ही है। तो ये हो गया हमारा सरल या साधारण वाक्य। इन वाक्यों में राहुल और वह उद्देश्य हैं तथा सोता है और पढ़ता है विधेय अंश है। इसके बाद देखिए संयुक्त वाक्य की हम बात करें तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य हो और वे किसी संयोजक अव्यय किंतु परंतु बल्कि और अथवा और आदि द्वारा जुड़े हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मान लो कि राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, शीला खेलने गई और रीता नहीं गई। तो इस तरह से जुड़े हुए वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो बस इसमें आप यही पढ़ लेना, वाक्य में परिभाषा आपसे पूछता है। इसके बाद हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो देखिए पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम इस गाइड के सारे ज्वाइन को नहीं करेंगे, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची मैंने वहाँ पर आपको टिक कर दिया है।
इसके अलावा भी अगर आप कोई याद कर पाते हो तो आप उनको भी याद कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ, मैंने जो इम्पोर्टेंट है उनको टिक मार्क कर रखा है, तो आप इनको इस तरह से पढ़ लेना और इसकी पीडीएफ में से आप पढ़ लेना, तो और आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने करवा रखे हैं। इसके बाद देखिए हम विलोम शब्द देखेंगे। तो देखिए विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसे शब्द जो परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि क्या होता है, ये एक दूसरे का उल्टा बताते हैं। जैसे रात है तो रात का क्या होगा, दिन होगा, काला काला का सफ़ेद, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये थोड़े से ही विलोम शब्द इसलिए हमने यहाँ पर टिक मार्क नहीं किए, तो आप इनको पढ़ लेना, ये थोड़े से ही आपको आसानी से जो है याद हो जाएंगे। इसके बाद हम देखिए श्रुति भिन्नार्थक शब्द यहाँ पर करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है कि कुछ शब्द ध्वनि और उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, ऐसे शब्दों के प्राय युग्म रूप होते हैं तथा इनमें समानार्थक या एकार्थकता का जो है आभास होता है। ऐसे शब्दों को समोच्चरित एकार्थक या एकार्थ भिन्नार्थक कहा जाता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ जो है हम बोलने में हमें एक जैसा लगता है, उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो अनल है, अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल, अनिल का अर्थ होता है हवा। जैसे अनु है, अनु का अर्थ होता है पीछे, और अणु, अणु का अर्थ होता है छोटा। जैसे अभिराम है, अभिराम का अर्थ होता है लगातार, और अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो यहाँ पर भी डिफरेंस मैंने जो है इम्पोर्टेंट पर मैंने टिक कर रखा है, तो आप इनको पढ़ लेना। और भी आपको अगर कोई इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उसको भी जो है पढ़ सकते हो। ये यहाँ तक हमने करवा रखे हैं। इसके बाद देखिए, ये देखिए इसके बाद हमारे पास आता है एकार्थ भिन्नार्थक, यानी कि वन वर्ड, यानी कि एक शब्द वाले। यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं जिनमें सूक्ष्म अर्थभेद रहता है, परंतु उनकी जो है युग्मों की एकार्थता अलग अलग होती है। जैसे मान लो देखिए, जैसे अस्त्र, अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर प्रहार करने का हथियार, जैसे बाण है। और शस्त्र, शस्त्र का मतलब होता है हाथ से पकड़कर प्रहार करने का हथियार, जैसे तलवार है। तो इस तरह से ये दो शब्द हैं, आपसे ये भी पूछे जाते हैं। मैंने इम्पोर्टेंट वाले पर जो है मैंने टिक मार्क कर रखा है, आप केवल इन्हीं को पढ़ जाना, इनमें से आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद लास्ट हमारा आता है मुहावरा। तो देखिए मुहावरे का मतलब क्या होता है कि मुहावरा शब्द का अर्थ है अभ्यास, यानी कि जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ का बोध कराए तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना, आंखें खोलना आदि। अब यहाँ पर भी डिफरेंस मैंने जो है इम्पोर्टेंट आपको जो है टिक मार्क करवा रखे हैं, तो आप इनको कर लेना। यहाँ से देखिए मैंने इम्पोर्टेंट जो मुहावरे हैं वो टिक मार्क करवा रखे हैं, आपके पेपर में जो है इनमें से ही आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हमने इम्पोर्टेंट करवा रखे हैं, ये देखिए ये सारे जो है हमने इम्पोर्टेंट करवा रखे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी जो मैं पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर सकते हो, और ये आपकी गाइड में भी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है हिंदी की जो है हमने यहाँ पर सारी व्याकरण जो है कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा अब आपको कोई भी अदर जानकारी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्याकरण के लिए आपको पेपर जो है इसमें से आपको मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।